बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 9 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने जा रहे हैं और हम इंशाल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बी, हैव और डू तीनों वर्ब्स के साथ पढ़ेंगे। और हमारी ये कोशिश होगी कि जितने भी टेंसेस हम पढ़ेंगे 12 के 12 हम उन सब में बी, हैव और डू का जायज़ा लेंगे कि इन वर्ब्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जेक्टिव वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या फ़र्क है, हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन बाकायदा टेंसेस का आगाज़ करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इसका एक मरतबा फिर से जायज़ा ले लिया जाए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में बुनियादी फ़र्क क्या है, हमने इसे ज़रा समझ लेना है। ऑब्जेक्ट कहेंगे मफ़ऊल को जिस पर काम किया जाए, ठीक है, जिस पर वर्ब अपना असर डालता है उसे मफ़ऊल कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट कहते हैं गैर मफ़ऊल को, कि काम तो कोई हो रहा है लेकिन किसी की चीज़ के ऊपर उसका असर नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है। सब्जेक्ट बी वर्ब अगर मेन वर्ब होगा, अगर वी की जगह यानी कि वर्ब की जगह पे बी वर्ब आए मेन वर्ब के तौर पे, तो फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि अगर बी वर्ब मेन वर्ब होगा, बी वर्ब की मेन वर्ब के बतौर कितनी हालतें होती हैं, ये हम जैसे जैसे टेंसेस पढ़ेंगे ये बात हमारे सामने इंशाल्लाह आती जाएगी। यहाँ ये बस याद रखना है कि अगर मेन वर्ब बी वर्ब होगा तो कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। और ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये क्या होगा, ये नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये तमाम अकेले अकेले आ सकते हैं और इकट्ठे भी आ सकते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद हैव का वर्ब हो, मेन वर्ब हैव हो, तो भी कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। लेकिन इस सूरत में सिर्फ नाउन या प्रोनाउन आ सकते हैं अकेले। ठीक है ना, एडजेक्टिव जो है वो अकेला नहीं आ सकता। याद रखिएगा, एडजेक्टिव अगर आएगा तो नाउन और प्रोनाउन के साथ ही आएगा ये। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है कि अगर बी वर्ब और हैव वर्ब ये जो है बतौर मेन वर्ब आ जाएं तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बी का मतलब है होना, यहाँ कोई काम नहीं किया जा रहा। इसी तरह हैव का मतलब होता है पास होना, तो यहाँ भी कोई काम नहीं किया जा रहा। जब कोई काम ही नहीं हो रहा तो फिर मफूल का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा स्ट्रक्चर डू के वर्ब के साथ। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाए डू का तो फिर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज़ पर काम किया जा रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि काम तो किया जा रहा हो या काम तो हो रहा हो लेकिन उसका असर किसी चीज़ पर ना हो। ठीक है, और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकते हैं, यहाँ ऑल पॉसिबिलिटीज़ का मतलब है, यहाँ कुछ भी आ सकता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है, ये तमाम के तमाम यहाँ आ सकते हैं ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की जगह। ठीक है, ऑब्जेक्ट अकेला भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट अकेला भी आ सकता है और दोनों मिलाकर भी आ सकते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या फ़र्क है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर और उसके यूसेजेस यानी कि उसके इस्तेमालात। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या कॉम्प्लीमेंट आएगा। मैं आपको इससे पहले जो है एक लेक्चर में बता चुका हूँ कि टेंस जब चेंज होता है तो सिर्फ वर्ब चेंज होता है। ठीक है ना, ना तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब का मतलब ही टेंस होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर जुमला ना तो नेगेटिव हो, मनफी जुमला ना हो या ना सवालिया हो, यानी कि इंटरोगेटिव भी ना हो, तो वर्ब एक होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब एक होता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म अकेले आती है। अब इसके इस्तेमाल क्या है, हैबिट्स। आप अगर किसी की आदत बतानी हो ना, कोई शख्स सच बोलता है, झूठ बोलता है, वर्जिश करता है वगैरह वगैरह, तो ये आदतें हैं, ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं। इसी तरीके से रूटीन, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप जितने भी काम करते हैं वो आपकी रूटीन में आते हैं। वो हम जो है मैं कब उठता हूँ और मैं फिर उसके बाद क्या क्या काम करता हूँ, मैं कब सोता हूँ, ये तमाम चीज़ें मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बयान कर सकता हूँ। ठीक है जी, इसके बाद है रिपीटेड एक्शन, वो काम जो दोहराए जाते हैं। ठीक है,
वो काम, जैसे कि आप जब खिड़की खोलते हैं तो हवा आती है, आप पंखा चलाते, बटन दबाते हैं, पंखा चल जाता है। इस तरह के जितने भी रिपीटेड एक्शन हैं वो तमाम के तमाम आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर है फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब है हकाइक, यानी कि आप ये कहें कि सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, ठीक है, परिंदे हवा में उड़ते हैं, ये वो फैक्ट्स हैं जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बयान कर सकते हैं। यहाँ एक बात अहम है कि कभी कभी आपको सिर्फ हैबिट या सिर्फ रूटीन नज़र आएगी या रिपीटेड एक्शन या फैक्ट नज़र आएगा, लेकिन कभी कभी ओवरलैपिंग होगी। आपको एक ही वर्ब लगेगा कि रूटीन भी है, हैबिट भी है, रिपीटेड एक्शन भी है और फैक्ट भी है। जैसे कि सूरज का निकलना, सूरज का निकलना एक रूटीन भी है, ठीक है, रिपीटेड एक्शन भी है, और एक एक जो है वो आफाकी हकीकत भी है कि सूरज कहाँ से निकलता है और कहाँ गुरूब होता है। तो यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें अलग अलग भी आ सकती है और उसमें ओवरलैपिंग भी हो सकती है, यानी कि एक ही वर्ब बहुत सारी मायना दे सकता है। टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑलवेज का टेंस होगा। ऑलवेज का मतलब होता है कोई एक ज़माना नहीं है, हालांकि इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है आपको इंशाल्लाह अगली स्लाइड्स में जाके ज़्यादा वाज़ेह होगा, इसे इसलिए मैं इसे यहाँ बयान नहीं करता, ठीक है। अब हमने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है, बी, हैव, डू तीनों की। तो सबसे पहले हम इनकी फर्स्ट फॉर्म्स देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी है और उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। बी वर्ब, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर। इससे पहले हम जो है ना फॉर्म ऑफ वर्ब वाले लेक्चर में तमाम वर्ब के फॉर्म्स देख चुके हैं मुकम्मल तौर पे। अब यहाँ हमें चूंकि सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को ही इस्तेमाल करना है तो हम इसलिए फर्स्ट फॉर्म को ही देख रहे हैं। तो तीन फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, ये तीनों फर्स्ट फॉर्म्स हैं। इन तीनों का मतलब होना है, ठीक है ना। आई के साथ एम इस्तेमाल करेंगे, ही, शी, इट या कोई एक नाम हो, किसी इंसान का हो, जानवर का हो, किसी चीज़ का हो, उसके साथ इज इस्तेमाल होगा। इसी तरह अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे और दो या दो से ज़्यादा नाम हो तो आर का सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। इसके बुनियादी जो मतलब है ना होना, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये है कि जैसे मैं हूँ, वो है, हम हैं, ठीक है, इस तरह से जो है ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बुनियादी मतलब उसका वही है, होना। अब देखें हैव का वर्ब, हैव की फर्स्ट फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, हैव और हैज़ होती है, दोनों का मतलब पास होना है, ठीक है, इनके मायने में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सब्जेक्ट क्या होगा उससे फ़र्क पड़ेगा। आई, वी, यू, दे और दो या दो से ज़्यादा नामों के साथ हम हैव इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कि इनके इन सब के पास है कोई चीज़। और ही, शी, इट या कोई एक नाम आ जाए तो हैज़ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर बता दूं आपको, हैव और हैज़ दोनों का मतलब क्या है, पास होना। तो इसके बुनियादी जो मतलब है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब आ जाए डू की तरफ। डू का जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म है डू डज। आपको पहले भी बताया था कि डू डज जो है वो सिर्फ नुमाइंदगी कर रहा है बहुत सारे वर्ब्स की, जैसे कि राइट, राइट्स, कम, कम्स, वॉश, वॉशेस, क्राई, क्राइज, ठीक है, यानी कि बगैर एस के और एस के साथ। अब वर्ब में एस कैसे लगाना है, इसका इजाफा कैसे करना है, हमने एक लेक्चर देखा था कि नाउन को हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, ठीक है, प्लूरल नाउन्स, वो अलग से पूरा एक लेक्चर था। और वहाँ मैंने आपको इस बात का जो है वो जिक्र किया भी था कि आगे वर्ब में भी यही रूल इस्तेमाल होंगे। तो कब देखें यहाँ पे हम ना राइट्स पढ़ रहे हैं, एस को एस ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कम्स जेड पढ़ रहे हैं, यहाँ खींच के पढ़ते हैं वॉशेस, यहाँ पे आई ई एस क्राइज और एस को जेड पढ़ रहे हैं। ये फ़र्क कहाँ से पड़ता है, ये उस लेक्चर में आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। मैं इस लेक्चर में उसका जो है लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा वो उस लेक्चर को देख ले तो उसे ये बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आई, वी, यू, दे, दो या दो से ज़्यादा नाम, अगर ये सब्जेक्ट हो तो हम क्या करेंगे, फिर हम डू को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एस के बगैर इस्तेमाल करेंगे डू को प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन अगर हमारे सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट या कोई एक नाम हो, ठीक है, इंसान का, जानवर का या किसी चीज़ का, तो फिर हम एस के साथ डू के वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। कभी एस अकेला आएगा, कभी ई एस के साथ आएगा, कभी आई ई एस के साथ आएगा, ठीक है ना। इसके लिए मैंने आपसे कह दिया, आप वो पिछला लेक्चर देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है, यानी कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आते हैं, ठीक है। हम एक टेबल से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, बी, हैव, डू तीनों वर्ब्स को कैसे इस्तेमाल किया गया है।
वो बीमार है, यहाँ किसी बात के होने का जिक्र है, यानी कि बी का वर्ब है, ठीक है। अगर मैं उर्दू की तरह ही जुमला बना लूँ तो ये हमारा सब्जेक्ट यानी कि वो ही हो गया। फिर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये बी वर्ब का सेंटेंस है तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। और उसके बाद वर्ब आ रहा है, यानी कि ही, इल, इज। लेकिन इंग्लिश में क्या होगा, हमने देखा कि वर्ब पहले आएगा, कॉम्प्लीमेंट बाद में आएगा। तो हम वर्ब को पहले और कॉम्प्लीमेंट को बाद में करेंगे तो जुमला बन जाएगा ही इज इल, वो बीमार है, ठीक है। इसी तरह देखें, मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ भी किसी के होने का जिक्र है कि मैं क्या हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। अगेन अगर आप देखें तो मैं सब्जेक्ट, ठीक है, डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट और हूँ वर्ब, तो ये जुमला बनेगा आई अ डॉक्टर एम। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं बोलते, बल्कि हम वर्ब को, एम को आई के बाद, सब्जेक्ट के बाद लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। तो यहाँ भी किसी चीज़ के होने का जिक्र है, ठीक है। मेरा कंप्यूटर ख़राब है, ख़राब को बोलेंगे आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डर। मेरा कंप्यूटर सब्जेक्ट और है यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। तो ये भी बी का सेंटेंस है, यहाँ भी किसी के होने का जिक्र है, कोई चीज़ किसी हालत में है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सब्जेक्ट माई कंप्यूटर, आउट ऑफ ऑर्डर एडजेक्टिव है, और इज वर्ब हो गया। अब हम इसको सब्जेक्ट के बाद यानी कि माई कंप्यूटर के बाद लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा माई कंप्यूटर इज आउट ऑफ ऑर्डर, मेरा कंप्यूटर ख़राब है, ठीक है। तो ये तीनों थे बी वर्ब के सेंटेंसेस, और हमने यहाँ पे देखा है ये सब कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई काम हो ही नहीं रहा। यहाँ पर तो सिर्फ बताया जा रहा है कि कौन क्या है और कौन सी चीज़ किस हालत में है। अब देखिए हैव का वर्ब, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, पास है, ठीक है, ये हैव बन गया। तो सब्जेक्ट मेरे, मैं, पास, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट मोटरसाइकिल, और पास है वर्ब हो गया। तो आई अ मोटरसाइकिल हैव, तो अब इंग्लिश के सेंटेंस के मुताबिक हम जो है ना, जो वर्ब है उसको यहाँ लेकर आएंगे, यानी कि हैव को यहाँ लेकर आएंगे आई के बाद। तो बन गया आई हैव अ मोटरसाइकिल, मेरे पास मोटरसाइकिल है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी आप देखिए कॉम्प्लीमेंट है, और ये एक नाउन आया हुआ है, यहाँ देखिए एडजेक्टिव भी है, नाउन भी, एडजेक्टिव भी, यहाँ सिर्फ नाउन है। इसी तरह ये है, इस इमारत की 10 मंजिलें हैं, ये पास का जुमला है, यानी कि मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि इस इमारत के पास 10 मंजिलें हैं, ठीक है। लेकिन हम उर्दू में इस तरह से कहते नहीं हैं, हम कहते हैं इस इमारत की 10 मंजिलें हैं। तो ये हैव का सेंटेंस है। यहाँ पर देखें, इस ये इमारत सब्जेक्ट है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, 10 मंजिलें, और इसके पास है वर्ब। तो दिस बिल्डिंग 10 स्टोरीज हैज़, ठीक है। अगर मैंने कहा था हैज़ कहाँ आएगा, जहाँ कोई एक नाम आ जाए, तो यहाँ ये इमारत एक नाम है, अगर 2 नाम होते तो हम हैव इस्तेमाल करते। अब हम क्या करेंगे, इस वर्ब यानी हैज़ को दिस बिल्डिंग यानी सब्जेक्ट के बाद लेकर आएंगे, तो ये बन जाएगा दिस बिल्डिंग हैज़ 10 स्टोरीज, इस इमारत की 10 मंजिलें हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, पाकिस्तान के पास 5 सूबे हैं, तो सब्जेक्ट पाकिस्तान, कॉम्प्लीमेंट 5 प्रोविंसेस, वर्ब क्या, इसके पास है। लेकिन अब इस अगेन हम इस वर्ब को सब्जेक्ट यानी पाकिस्तान के बाद लिखेंगे, तो ये बन जाएगा पाकिस्तान हैज़ 5 प्रोविंसेस, पाकिस्तान के पास 5 सूबे हैं या पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि जो हैव के ये तीनों वर्ब हैं, यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट आया है, बी की तरह यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट ही आपको नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव नज़र नहीं आ रहा आपको, ठीक है। एडजेक्टिव आ सकता है, मैंने आपसे कहा एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन वो नाउन के साथ आएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर अकेले आएंगे तो नाउन आएगा, या प्रोनाउन भी अकेला आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ आपने देख लिया कि बी वर्ब में और हैव के वर्ब में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ किसी चीज़ के होने का जिक्र है, या किसी चीज़ के किसी के पास होने का जिक्र है। अब देखें, यहाँ पर है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यह है डू का वर्ब, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब मैं सब्जेक्ट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, खेलता हूँ वर्ब, तो ये बन गया आई क्रिकेट प्ले, ठीक है। उर्दू के हिसाब से ये बन गया आई क्रिकेट प्ले, लेकिन ये जो प्ले है वर्ब है, ये सब्जेक्ट के बाद जाएगा, तो ये बन जाएगा आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। तो ये इंग्लिश के हिसाब से हमने इसको सेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा है, अली सुबह सवेरे उठता है, तो अली सब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट सुबह सवेरे हो गया, ये सुबह सवेरे, और उठता है वर्ब हो गया। तो यूँ बन गया उर्दू के हिसाब से अली अर्ली इन द मॉर्निंग गेट्स अप, लेकिन ये गेट्स अप जो वर्ब है वो हम लेकर जाएंगे अली के बाद, तो ये सेंटेंस बन जाएगा अली गेट्स अप अर्ली इन द
मॉर्निंग, क्योंकि इंग्लिश में सब्जेक्ट जो है वो उसके बाद वर्ब आता है, ठीक है, आपने देखा बार बार, तो इसको हमें जो है वो सही करना होता है, ठीक है, जुमले को। अब आप एक चीज़ देखिएगा कि ये जो जुमले हैं ना बी वर्ब के और हैव के, ये तो प्रेजेंट के मायना दे रहे हैं, यानी कि मैं वो बीमार है इस वक्त, तो आपने कहा वो उसको वो कैसा है, मैंने कहा वो बीमार है। आप क्या करते हैं, मैं डॉक्टर हूँ। आपका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, मैंने कहा मेरा कंप्यूटर ख़राब है, यानी कि मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ। इसी तरह देखें, मेरे पास मोटरसाइकिल है, यानी कि प्रेजेंट की बात है। इस इमारत की 10 मंजिलें हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसी वक्त इस इमारत की 10 मंजिलें हैं। पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, यानी कि आज पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं कहता हूँ ना मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आप गौर करें ये प्रेजेंट का सेंटेंस नहीं है, ठीक है। कोई आपसे पूछे ना आप क्या करते हो, तो आप बोले मैं पढ़ता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये ठीक है। लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं, ये बात तो नहीं हो रही, ठीक है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसी तरह अली सुबह सवेरे उठता है, मैं किसी वक्त भी आपसे पूछ सकता हूँ कि अली कब उठता है, और आप कहेंगे अली सुबह सवेरे उठता है, ठीक है। इसका मतलब है आप ये नहीं बता रहे कि अली जो है ना इस वक्त वो क्या काम कर रहा है, बस सिर्फ इतना बता रहे हैं कि अली सुबह सवेरे उठता है, ठीक है। तो ये इस किस्म के जो सेंटेंसेस हैं जो कि प्रेजेंट डेफिनेट में हम यूँ लिखते हैं। आपने देखा डू के जो वर्ब है ना, ये दो जुमले डू के हैं, इनमें अगर आप देखें डू का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट के मायने नहीं दे रहा, लेकिन जो बी के सेंटेंसेस हैं और जो हैव के सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट के मायने दे रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा हो जाता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डू के जो वर्ब है वो प्रेजेंट के मायने नहीं देते, तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आ जाता है। वो सवाल ये है कि फिर वेयर इज़ द प्रेजेंट ऑफ डू वर्ब, ठीक है, ये सवाल पैदा होता है वेयर इज़ द प्रेजेंट ऑफ डू वर्ब। ये सवाल मैं आपके साथ छोड़े जा रहा हूँ। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में इसी सवाल का जवाब जो है वो तलाश करेंगे कि इसका जवाब क्या है, ठीक है। आप इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। और अब देखें, अगर उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में लिखकर कोई सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये लेक्चर उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग जो है इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।